कोविड-19 ने सब कुछ बदल दिया था। डिमांड गिर गई थी, प्रोडक्शन रुक गया था और इंडस्ट्रीज भी बंद हो गई थी। लेकिन जैसे जैसे दुनिया रिकवर कर रही थी, इंडिया ने अपनी पोजीशन को ग्लोबल ट्रेड में और मजबूत बनाया। इंडिया ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स और डिजिटल सर्विसेज को ग्रो करते हुए दुनिया को ये दिखाया कि वो ग्लोबल ट्रेड में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन गया है। इस स्टोरी में हम देखेंगे कि इंडिया ने पेंडेमिक के बाद अपने रोल को कैसे बढ़ाया और कैसे ग्लोबल ट्रेड के नए ट्रेंड्स और इंडिया की स्ट्रेटेजिक पोजीशन ने हमें नए अपॉर्चुनिटीज दी। कोविड-19 के बाद इंडिया की इकोनॉमी ने काफी जल्दी रिकवर किया। 2020 में जब हर जगह लॉकडाउन था, इंडिया का जीडीपी 7.3% तक गिर गया था, लेकिन 2021 में इंडिया ने 9.2% की ग्रोथ दिखाई। ये इंडिया की इकोनॉमी का स्ट्रॉन्ग कमबैक था जो सबको सरप्राइज कर गया। इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए कई इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया, जिससे इंडिया ने अपने लोकल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट किया और अपने प्रोडक्शन को बढ़ाया। एक्सपोर्ट्स के केस में इंडिया ने काफी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दिखाई। 2021-22 में इंडिया का मर्केंटाइज एक्सपोर्ट $400 बिलियन का रिकॉर्ड तक पहुंचा। ये दिखाता है कि इंडिया की इंडस्ट्रीज ग्लोबल मार्केट में ज्यादा कंपिटेटिव हो रही है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो उसमें भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस हुआ। जब बाकी सेक्टर्स में डिसरप्शन था ड्यूरिंग कोविड-19, एग्रीकल्चर ने इकोनॉमी को सपोर्ट किया और पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई। इंडिया ने फूड सिक्योरिटी को मैनेज किया और अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को और स्ट्रांग बनाया। और अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से भी इकोनॉमी को बूस्ट मिला है। ऑनलाइन सर्विसेज जैसे ई कॉमर्स, फिनटेक और एडटेक ने पेंडेमिक के दौरान तेजी से ग्रोथ की और अब भी ये सेक्टर इंडिया को ग्लोबल मार्केट में लीड कर रहा है। ग्लोबल ट्रेड एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कंट्रीज अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दूसरी कंट्रीज के साथ एक्सचेंज करती है। हर कंट्री अपने नीड्स के लिए रॉ मटेरियल्स और फिनिश गुड्स को इंपोर्ट करती है और अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है। ये प्रोसेस स्मूथली चलाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन सिस्टम की जरूरत होती है। सप्लाई चेन एक नेटवर्क है जिसमें रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट्स तक के गुड्स मूव करते हैं। इस सिस्टम में सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स का रोल होता है। ये चेन हर स्टेप पे इंटरकनेक्टेड होती है और जब एक लाइन टूट जाता है तो पूरी ग्लोबल ट्रेड सिस्टम पे फर्क पड़ता है। एफिशिएंट सप्लाई चेन्स ग्लोबल ट्रेड को स्मूथ बनाते हैं और इकोनॉमीज को कनेक्ट करते हैं। कोविड-19 के बाद ग्लोबल सप्लाई चेन को बहुत डिसरप्शन फेस करना पड़ा, खासकर चाइना की वजह से, जहां से दुनिया की बहुत सारी सप्लाई चेन्स डिपेंडेंट थी। जब चाइना में प्रोडक्शन बंद हुआ तो ग्लोबल इकोनॉमी को काफी प्रॉब्लम हुई। इस वजह से चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी का कॉन्सेप्ट आया। चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी का मतलब है कि कंपनीज अपनी सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई कर रही थी, मतलब चाइना के अलावा दूसरे कंट्रीज में भी अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी सेटअप कर रही थी। ये स्ट्रेटेजी कंपनीज को रिस्क को रिड्यूस करने का मौका देती है ताकि अगर एक कंट्री में प्रॉब्लम आए तो दूसरी कंट्री से प्रोडक्शन चल सके। इंडिया को इस स्ट्रेटेजी का फायदा हुआ है और इंडिया को एक रिलायबल ऑल्टरनेटिव सप्लायर के रूप में पूरे ग्लोब में देखा जा रहा है। इंडिया ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाया, जैसे कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स और ऑटोमोबाइल्स में अपना इन्फ्लुएंस भी इंक्रीज किया। इंडिया के पोर्ट्स भी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है जो ग्लोबल ट्रेड को और एफिशिएंट बना रहे हैं और गवर्नमेंट पॉलिसीज जैसे कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स ने इंडिया को और कॉम्पिटिटिव बनाया है। कोविड-19 के बाद ग्लोबल ट्रेड को नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन इंडिया ने अपने ट्रेड एग्रीमेंट्स और पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करके अपनी पोजीशन को और मजबूत बनाया है। ट्रेड एग्रीमेंट्स वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कंट्रीज को आपस में गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज करने का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। ये एग्रीमेंट टैक्सेस, ड्यूटीज और रेगुलेशन को डिसाइड करते हैं ताकि एक ट्रेड स्मूथ हो सके दोनों कंट्रीज के बीच में। इंडिया ने अपनी ग्लोबल ट्रेड पोजीशन को इंप्रूव करते हुए कई इंपॉर्टेंट ट्रेड डील साइन किए हैं। सबसे पहले बात करते हैं रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, दैट इज RCEP, जिसमें इंडिया ने अपना पार्ट नहीं लिया। इंडिया ने ये डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि इस एग्रीमेंट में चाइना का इन्फ्लुएंस ज्यादा था और इंडिया की लोकल इंडस्ट्रीज को काफी बड़ा रिस्क था। लेकिन उसके बाद इंडिया ने नए पार्टनरशिप्स को एक्सप्लोर किया, जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट हुआ जो 2022 में साइन हुआ। ये एग्रीमेंट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच ट्रेड को बूस्ट करेगा, स्पेशली एग्रीकल्चर, मिनरल्स और एजुकेशन की सर्विसेज में। इंडिया ने जापान, UAE और यूरोपियन यूनियन के साथ भी अपने ट्रेड रिलेशंस को इंप्रूव किया है। UAE के साथ इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है। इंडिया का फोकस है बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स पे, जिसमें इंडिया को अपने इकोनॉमिक नीड्स और ट्रेड इंटरेस्ट के हिसाब से बेटर डील्स मिल सके। ट्रेड डिप्लोमेसी के थ्रू इंडिया अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर रहा है और ग्लोबल ट्रेड फोरम्स में अपने रोल को
बढ़ाने की तरफ काफी एफर्ट्स कर रहा है। कोविड-19 के बाद डिजिटल ट्रेड और ई कॉमर्स का ग्रोथ बहुत फास्ट हुआ है और इंडिया इस ट्रेंड में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन गया है। डिजिटल ट्रेड का मतलब है कि गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू होता है, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, क्लाउड सर्विसेज हो गया या डेटा ट्रांसफर हो गया। ई कॉमर्स ने पेंडेमिक के दौरान बहुत ज्यादा ग्रोथ देखी क्योंकि लोगों को फिजिकल स्टोर से शॉपिंग करना मुश्किल हो गया था और सब ने ऑनलाइन शॉपिंग को अपना लिया। इंडिया में ये भी ट्रेंड काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया और ई कॉमर्स इंडस्ट्री ने 2020-21 में डबल डिजिट ग्रोथ दिखाई। इंडिया में डिजिटल ट्रेड की ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव स्टार्ट किए, जैसे कि डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, जो ऑनलाइन बिजनेसेस को सपोर्ट करते हैं। ये इनिशिएटिव्स इंडिया के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग बनाते हैं और स्मॉल बिजनेसेस को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाने का मौका मिलता है। ई कॉमर्स ने इंडिया की इकोनॉमी को भी बूस्ट किया है, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा और रिलायंस डिजिटल जैसे प्लेटफॉर्म्स ने इंडिया के ऑनलाइन मार्केट को दुनिया भर में एक स्ट्रांग प्रेजेंस बनाई है। ऑनलाइन रिटेल के साथ साथ फिनटेक, डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन एजुकेशन जैसे सेक्टर्स भी ग्रोथ कर रहे हैं। यूपीआई दैट इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस जैसे प्लेटफॉर्म्स ने इंडिया को डिजिटल पेमेंट में एक लीडर बना दिया है। इंडिया का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अब इतना स्ट्रांग हो गया है कि इंडिया अपने सर्विसेज, डेटा और सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट करने में भी ग्लोबल लीडर बन रहा है। इंडिया का आईटी सेक्टर ऑलरेडी दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर्स में से एक है और अब डिजिटल ट्रेड के थ्रू इंडिया अपने सर्विसेज को और ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। आज इंडिया का रोल डिजिटल ट्रेड में बढ़ रहा है और जैसे जैसे ई कॉमर्स और डिजिटल पेमेंट्स का यूज बढ़ेगा, इंडिया का इन्फ्लुएंस ग्लोबल मार्केट में और स्ट्रांग होता जाएगा। इंडिया का ज्योग्राफिकल लोकेशन दुनिया में काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया का पोजीशन ईस्ट और वेस्ट के बीच में है और ये दुनिया के मेजर ट्रेड रूट्स के क्लोज है। इंडिया का इंडियन ओशन कोस्ट दुनिया का सबसे बिजी मैरीटाइम ट्रेड रूट का पार्ट है, जो अफ्रीका, यूरोप और ईस्ट एशिया को मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया से कनेक्ट करता है। इंडिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से ये कंट्री ग्लोबल ट्रेड और सिक्योरिटी के लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन गया है। टी रूट्स के थ्रू इंडिया अपने एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को दुनिया के हर एक कोने तक पहुंचाना चाहता है। जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस के पर्सपेक्टिव से इंडिया की लोकेशन ने इसे इंडो पैसिफिक रीजन में एक डोमिनेंट पोजीशन दिया है। इंडिया और चाइना के बीच का टेंशन, स्पेशली साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन में, इंडिया को एक इंपॉर्टेंट रोल देता है। इंडिया का रोल रीजनल स्टेबिलिटी को इंश्योर करने में भी बढ़ गया है और इसकी सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स को देखते हुए ये ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को और मजबूत बनाता है। इंडिया का रिलेशनशिप विद यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी काफी स्ट्रांग हो गया है, जो क्वाड यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग का पार्ट है। ये ग्रुप चाइना की ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है और इंडिया इस पार्टनरशिप में अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को स्ट्रांग कर रहा है। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ और ग्लोबल ट्रेड में बढ़ता हुआ रोल के बावजूद कुछ चैलेंजेस है जो अभी भी इंडिया के सामने हैं। सबसे पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन को देखा जाता है। अगर हम इंडिया के पोर्ट्स, रोड्स और रेल नेटवर्क्स की बात करें तो उसके अंदर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि हम अभी तक डेवलप कंट्री के कंपैरिजन में नहीं आए हैं। सेकंड है रेगुलेटरी हर्डल्स। इंडिया का बिजनेस एनवायरनमेंट अभी भी कॉम्प्लिकेटेड है, जहां कई सारे रूल्स और रेगुलेशंस है जिनमें क्लैरिटी नहीं है और कुछ में कंप्लायंस नहीं कर पा रहे हैं। ये बिजनेसेस के लिए थोड़ा डिफिकल्ट बनता है, स्पेशली जब फॉरेन इन्वेस्टर्स है जो इंडिया में अपना एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना चाहता है, वो अनक्लैरिटी के चलते सेटअप नहीं कर पाता। थर्ड है टैक्सेशन सिस्टम, जिसमें जीएसटी को इंप्लीमेंट किए हुए काफी टाइम हो चुका है, लेकिन अभी भी टैक्स कलेक्शन और टैक्स कंप्लायंस में इश्यूज है और इसको रिफॉर्म करने के लिए नए रूल्स और रेगुलेशंस आते हैं जो टैक्सेशन को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। फोर्थ है कि इंडिया में स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन में काफी बड़ा गैप है, कि इंडिया की जो एजुकेशन इंडस्ट्रीज है वो कई सारे हाईटेक इंडस्ट्रीज जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, एआई हो गया, उनके कंपैटिबल में स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं दे पा रहा है, यानी कि हमारे पास ट्रेन प्रोफेशनल्स की कमी है। फिफ्थ है कंपटीशन। कंट्रीज जैसे कि वियतनाम है, बांग्लादेश है और कई सारी डेवलपिंग कंट्रीज है जो अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को काफी अच्छे से ग्रो कर रही है और इंडिया को उन कंट्रीज से कंपीट करने में एफिशिएंसी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस का इश्यू फेस हो रहा है। इंडिया के पास एक ब्राइट फ्यूचर है ग्लोबल ट्रेड के लिए। गवर्नमेंट पॉलिसीज, ग्लोबल पार्टनरशिप और इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज इंडिया को एक स्ट्रांग पोजीशन में ला रहे हैं। अगर इंडिया अपनी स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज करे और चैलेंजेस को टैकल करे तो आने वाले टाइम में इंडिया का रोल ग्लोबल ट्रेड और भी स्ट्रांग होगा। आज से कुछ सालों में हम देख सकते हैं कि इंडिया दुनिया के लीडिंग ट्रेड हब्स में से एक बन गया होगा और अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबिलिटी को ग्लोबल स्टेज पर प्रूव किया होगा।